स्वागत है आपका एक बार फिर सौदा आपका में। और अब हमारे साथ म्यूचुअल फंड पे आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गुजरात के भावनगर से निकुंज वी पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। निकुंज, बताइए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और मेरी जो सेविंग्स है फॉरेन वो नेक्स्ट मंथ मैं दुबई जा रहा हूँ जॉब के लिए, तो अराउंड 10 lakhs होगी। 9 to 10 lakhs। अभी मेरा 10 years ऑफ स्पैन में टारगेट है 45 to 50 lakhs थ्रू आउट म्यूचुअल फंड इकट्ठा करना है। 45 to 50 lakhs म्यूचुअल फंड के द्वारा। आप साल के 10 लाख की कमाई करते हैं, आपकी इनकम है। आपकी सेविंग कितनी होती है? सेविंग नहीं, मेरी सेविंग ये 9 to 10 लाख सेविंग होगी। 9 to 10 लाख सेविंग होगी तो आप तो बिना कहीं निवेश किए 90 लाख पे पहुंच जाएंगे। नहीं, बाकी का इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो मैंने रेडी रखा है, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट जो करना है उसमें 10 years ऑफ स्पान में मुझे 50 लाख इकट्ठा करना है। ठीक है, तो अभी से कौन कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करूं और कितना इन्वेस्ट करूं, बाकी का मैंने प्लानिंग करके रखा है। ओके, हर्ष बताइए। वेल निकुंज जी, अगर आप महीने का 20,000 निवेश करते हैं फॉर 10 years, आपका जो टारगेट है 45 lakhs का, वो करीबन आपका पूरा हो जाएगा अगर हम पूरे पोर्टफोलियो से एक एवरेज 12 to 13% रिटर्न्स देखते हैं। आप इस प्रकार अपना पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 80% हम इक्विटीज में निवेश करेंगे और बाकी का 20% है नॉन इक्विटीज, आप गोल्ड में कर सकते हैं। मैं आपको 4 स्कीम्स बता दूं जिसमें आप ये 20,000 अपना डिवाइड कर सकते हैं। 4,000 रुपया आप एसबीआई गोल्ड फंड में निवेश करें। 8,000 रुपए आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान में निवेश करें। 6,000 एसबीआई इमर्जिंग बिजनेसेस फंड और बैलेंस का जो बाकी का 2,000 रुपए है वो फ्रैंकलिन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। ये एक फीडर फंड है जो आपको यूएस की का जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें निवेश करने का आपको एक ऑप्शन देगी। इंटरनेशनल फंड है ये। आपको ये पूरा पोर्टफोलियो जो है आपका 2 साल बाद रिव्यू करना होगा और जैसे ही आपके 8 साल पूरे हो जाएं आप इन इक्विटीज में से निकलना शुरू करें, क्योंकि आपके गोल्स जो है वो 2 साल ही रह जाएंगे। तो इक्विटी की जो वॉलेटिलिटी है वो आपके पोर्टफोलियो को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसी को नजर में रखते हुए आप 2 साल का जो टाइम पीरियड रहेगा, 8 साल बाद आप धीरे धीरे इक्विटी से निकल के डेट में अपना पोर्टफोलियो सिक्योर कर लीजिएगा। तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। आप 20,000 रुपए हर महीने आपको लगाने हैं। शुरुआत में आपको इक्विटी में निवेश करना है और बाद में जैसे जैसे आपकी रिडम्पशन के करीब पहुंचते हैं, जब आपको पैसों की जरूरत होगी तो आप धीरे धीरे डेट की तरफ स्विच करें। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। अगला सवाल निर्मल बैनर्जी का ईमेल के जरिए आया है हमारे पास। आपको बताते हैं, इनकी उम्र है 31 साल और ये जानना चाहते हैं कि फिलहाल ये बैंक एम्प्लॉई हैं, बेहतर रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट के लिए म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहते हैं। सवाल ये कि एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन फंड कैसा रहेगा, म्यूचुअल फंड में कौन से चार्जेस हैं जो कटते हैं और निवेश के लिए क्या इससे बेहतर कोई और विकल्प आप इन्हें सुझाएंगे? हर्ष। निर्मल जी, एसबीआई म्यूचुअल फंड एक अच्छा फंड मैनेजर है। सिर्फ उनमें एक इशू है कि जो टैक्स गेन स्कीम है पर्टिकुलरली वो अच्छा रिटर्न्स नहीं दे रही है रिसेंट टाइम्स में। ईएलएसएस एक अच्छा मोड है जिसके थ्रू आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स भी कर सकते हैं। जो मिनिमम टाइम होराइजन होता है ईएलएसएस का लॉक इन पीरियड का वो है 3 साल का। बाकी कोई भी आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसमें मिनिमम 5 years एंड अबव रहते हैं। सो आप ईएलएसएस स्कीम में डेफिनेटली निवेश कर सकते हैं। जो स्कीम्स आपको चूज करनी है वो आप कैनेडा रेबेको इक्विटी टैक्स सेवर कर सकते हैं या तो आईडीएफसी टैक्स सेवर, इन दोनों में से कोई भी स्कीम चूज कर लीजिए। और अगर आपका अमाउंट जो आपको हर महीने करना है वो बड़ा है तो आप दोनों में स्प्लिट भी कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए, आपने पूछा था आपके फंड के जो चार्जेस होते हैं, जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस एक डेबिट किए जाते हैं एनएवी में से, जो लगभग 2.5% होते हैं। डिपेंड करता है जो कितना कॉर्पस है उस पर्टिकुलर फंड का, उस पर्टिकुलर स्कीम का, लेकिन इट गोज अप टू 2.5%। अगर आप ये चार्जेस अवॉइड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से आप अगर एडवाइजर की आपको इसके अलावा फंड मैनेजमेंट चार्ज के अलावा आपके एडवाइजर भी आपसे कोई चार्ज लेवी कर सकते हैं। और अगर आपको वो एडवाइजर की फीस नहीं भरनी है तो आप म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फंड मैनेजमेंट चार्ज जो है वो आपके फंड में जरूर लगेगा और वो आपकी एनएवी में से एडजस्ट होगा। ओके,
तो ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं तमाम चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे। दूसरे ऑप्शंस आपके लिए, अगर आप अपने इस फंड से स्विच करना चाहें तो आपके लिए बेहतर विकल्प एक कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर हो सकता है या आईडीएफसी का टैक्स सेवर फंड हो सकता है। निर्मल जी, आप चाहें तो इसमें स्विच करें। लेंगे फिलहाल एक ब्रेक। कुछ और सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए, इनके जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर सौदा आपका में। म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हर्ष बने हुए हैं। राजस्थान के कोटा से अगला सवाल पूछ रहे हैं मृदुल उपाध्याय। मृदुल जी बताइए। हेलो। हाँ जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी। Currently I'm investing around 17,000 in fund through SIP. And I want to invest another 3,000. Okay. Can you suggest me a good fund in which I can invest? And my next question is, I'm investing this amount for my retirement planning, right? And currently, my total corpus is around 8 lakh, which I have already invested in the mutual fund only. For my 3 crore, the corpus, what should be the current exact amount which I should invest? Okay, आपका टारगेट है 3 करोड़ रुपए जुटाने का और 17,000 रुपए भी लगा रहे हैं, 3,000 और इसमें ऐड करना चाहते हैं। 5 स्कीमें जैसे कि इन्होंने बताया है जिनमें ये फिलहाल SIP कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर्ष, क्या कॉल देंगे आप इन्हें? मृदुल जी, आपका पोर्टफोलियो जो आपने स्कीम सिलेक्शन किया है बहुत बढ़िया है, आप उसमें कंटिन्यू रह सकते हैं। थोड़ा सा डुप्लीकेशन है, लेकिन हम जो इंडिविजुअल स्कीम्स को अगर देखें तो वो अच्छी हैं और आप इसमें बिना कोई चेंजेस किए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका रिटायरमेंट करीबन 25 साल है अभी आपको रिटायर होने में। अगर हम 14% इस पोर्टफोलियो से रिटर्न देखें तो आप जो अक्यूमुलेट करेंगे 25 साल बाद, वो आपका 3 करोड़ की एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा होगा। इनफैक्ट वो करीबन 4.5 करोड़ के पास होगा। यही एडवांटेज एक है जो आपने जल्दी शुरू किया है। एक छोटी अमाउंट से आप अपना कॉर्पस मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपके एग्जांपल से बाकी व्यूअर को भी बताऊंगा कि एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं वो जल्दी शुरू करने से होते हैं। आप छोटे अमाउंट से अपना टारगेट जो है, अपनी जो भी लाइफ के गोल्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। जैसे ही अगर किसी की कोई भी इनकम आती है, हम ये सुझाव देते हैं कि आपकी फर्स्ट सैलरी इनकम आती है, आपकी सैलरी में से जैसे TDS कटता है, आप एक अमाउंट साइड में रखने लग जाइए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। तो आपके जो मिनिमम इन्वेस्टेड अमाउंट में से आपका कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। मृदुल जी, आपका सवाल था कि आप अगर 3,000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ICICI डायनेमिक प्लान में आप वो अमाउंट बढ़ा दीजिए जैसे। लेकिन हम जानते हैं कि आपका जो टारगेट है रिटायरमेंट का वो फुलफिल हो जाएगा। ये आप उसके अलावा जब सेव कर सकते हैं तो ICICI डायनेमिक प्लान में निवेश करिए और बाकी के जो गोल्स आपकी लाइफ में आएंगे उसमें से आपके पास एक ऑप्शन है कि इसी फंड में से आप थोड़ा अमाउंट निकाल के अपने दूसरे गोल्स के लिए भी ईयरमार्क कर सकते हैं। फिलहाल बने रहिए अपने पोर्टफोलियो में और कांग्रेचुलेशंस, आपने अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो बनाया है और इसी तरह आगे कंटिन्यू करते रहिए। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो काफी शानदार है, बने रहिए यहाँ पर, निवेश लगातार करते रहिए, आपका गोल पूरा होगा, ये हर्ष की राय है। गुजरात के सिद्धपुर से वी कुमार ने हमें ईमेल भेजा है। मिस्टर कुमार 49 वर्ष के हैं और 2 साल से 3 फंड्स में ये 2-2 हजार की मंथली SIP कर रहे हैं। रिटायरमेंट तक 50 लाख रुपए जुटाना चाहते हैं। जो इन्होंने निवेश किया है ये डिटेल्स आपके सामने, लेकिन हर्ष मेरे ख्याल में इनके पास वक्त तो कम है, ये अमाउंट शायद काफी नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट प्रदीप, इनके पास करीबन 10 साल है रिटायरमेंट के लिए और 6,000 रुपए जो ये निवेश कर रहे हैं उसमें आपका 50 लाख इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। आपके जो एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट से वो करीबन 15 लाख का होगा। बाकी अमाउंट के लिए आपको डेफिनेटली आपको अगर अपना कॉर्पस बनाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा। आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में से निकल के आपका बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में ऑलरेडी निवेश जा रहा है, तो ये रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड के पैसे भी आप बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में लगा दें। ये आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से ठीक रहेगा, लेकिन आप अपना टारगेट जैसे हमने बताया आप पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको कोई और ऑप्शंस देखने होंगे अपने रिटायरमेंट की फंडिंग के लिए। ओके, तो फिलहाल आपके लिए इतना यह सलाह होगी कि आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है अगर आप अपने टारगेट से अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपने थोड़ी देर से सेविंग करनी शुरू की है। हम कह सकते हैं जो दर्शक हमारे जल्दी सेविंग करने की शुरुआत करते हैं काम शुरू करने के साथ ही साथ, उनके लिए कम पैसों में अच्छा कॉर्पस खड़ा करना आसान होता है।
अगला सवाल पूछने के लिए कर्नाटक के हुबली से राकेश ने हमें ईमेल भेजा है। राकेश जी 26 साल के हैं, 8 से 10 साल में 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है और 6 फंड्स में हर महीने ये करीब 16,500 रुपए की SIP कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है? इनके लक्ष्य को देखते हुए क्या ये सफिशिएंट है, काफी है? वेल प्रदीप, अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो 16,500 ये पहले से निवेश कर रहे हैं। 6,000 रुपए इन्होंने अपने मेल में बताया कि बढ़ा भी सकते हैं। सो अगर टोटल अमाउंट हम 22,500 रुपया देखें और एग्जिस्टिंग कॉर्पस को ध्यान में रखते हुए अगर 14% से ग्रो होता है तो 80 लाख से ज्यादा क्रॉस करना मुश्किल है ये पूरा कॉर्पस। सो राकेश जी, आपको अपना एक लक्ष्य थोड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है करीबन 80 लाख तक का आपको अक्यूमुलेट हो सकता है। दूसरी बात, आपके जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें भी बदलाव करने की काफी जरूरत है। आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं कि अगर 22,500 आपको निवेश करना है तो कौन सी 5 स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं और कैसे एलोकेट करें। आपके पोर्टफोलियो में HDFC कोर एंड सैटेलाइट फंड है, उसके बदले आप फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में 5,000 रुपया निवेश करें। HDFC टैक्स सेवर में 2,000 जो आप ऑलरेडी कर रहे हो बने रही है। बाकी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,000, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फार्मा फंड जो आपका ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें 5,000 कर दीजिए और फ्रैंकलिन डायनेमिक PE फंड ऑफ फंड्स वो है उसमें आप 5,000 कर दीजिए। 2 पॉइंट मैं आपको सिर्फ बता दूं, जो आप HDFC टैक्स सेवर में निवेश कर रहे हैं उसमें 3 साल का लॉक इन होता है फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट। जो आप अभी नवंबर 2013 में निवेश करते हैं वो नवंबर 2016 में फ्री होता है रिडीम करने के लिए। जो आप दिसंबर में करेंगे वो दिसंबर 2016 में फ्री होगा। सो सारे पैसे आपको एक लमसम में नहीं मिलेंगे। सो ये खाली आप ध्यान में रखिए, अगर आपको एक साथ पैसों की जरूरत हो तो शायद ये टैक्स सेवर फंड आपको 7 साल बाद बंद कर देने होंगे, क्योंकि 3 साल के बाद वो फिर आपके पूरे इन्वेस्टमेंट्स फ्री हो जाएंगे रिडीम करने के लिए। आप फ्रैंकलिन फार्मा फंड में भी निवेश कर रहे हैं, ये एक सेक्टर फंड है। सो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट और एग्जिट ये दोनों को आपको टाइम करना होगा, एक सेक्टर को ट्रैक करना होगा। अगर कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आती है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए सो आपको उसमें से निवेश करना बंद या तो रिडीम करना होगा। तो ये चीज अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में करें, वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि कोई सेक्टर फंड में एक पर्टिकुलर सेक्टर फंड में निवेश करें। सो इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए एंड आपको जैसे हमने कहा कि जो कैलकुलेशन है वो करीबन 80 लाख रुपए तक का आपको रिटायरमेंट तक अक्यूमुलेट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से हो सकता है। ओके, तो 1 करोड़ तक नहीं लेकिन 80 लाख तक आप जरूर पहुंच सकते हैं और ये कुछ एक बदलाव करें अपने पोर्टफोलियो में तो आपके लिए बेहतर होगा आपके टारगेट हासिल करना। और इसके साथ ही वक्त है इजाजत लेने का। हर शुक्रिया आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने और हमारे दर्शकों के इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। एक बार जाते जाते बाजारों पर नजर डालने, करीब 1% का नुकसान सेंसेक्स और निफ्टी में बना हुआ है। बाजार का मूड सुधरता नहीं दिख रहा, लेकिन ढेरों इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज काफी फोकस है। छोटे मझोले काउंटर्स जिनमें एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूड है फिलहाल आज बाजार का, लेकिन सौदा आपका में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents सौदा आपका।